हमारे जीवन में ऐसा कोई सा दिन ना गुजरता हो जिसमें धातु एवं अधातु का इस्तेमाल ना किया जाता हो। दोस्तों, इस दृष्टिकोण से यह चैप्टर आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। आपके परीक्षा में इससे महत्वपूर्ण और ढेर सारे सवाल पूछे जाएंगे। तो मित्रों, आप हो श्री रुपेश कुमार के साथ और एजुकेशन फैमिली रिजल्ट प्लस एकेडमी R+ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन में पहले सवाल को। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो कमरे के ताप पर अगर हम द्रव की बात करें तो हमारे पास मरकरी एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। मरकरी एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर, जिसमें देखते हैं ऐसी धातु का उदाहरण देने के लिए कहा जा रहा है जिसमें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो चाकू से आसानी से काटे जाने वाले धातु में हमारे पास हैं सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। Now we move to the next question and our next question is, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो उष्मा की सबसे अच्छी चालक हो। उष्मा की सबसे अच्छी चालक की बात करें तो सिल्वर और कॉपर जो है उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो उष्मा का कुचालक हो। धातु हो और उष्मा का कुचालक हो, तो इसका उत्तर हो जाएगा लेड और मरकरी। हमारे पास क्या हो जाएगा? लेड और मरकरी। ये ऐसे धातु हैं जो उष्मा का कुचालक है, जो उष्मा का वहन नहीं करता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अगले सवाल में अब हम जानेंगे आघातवर्ध्य तथा तन्य। तो आघातवर्ध्य और तन्य किसे कहते हैं? तो ऐसे धातु जिसको पीट कर पतली चादर बनाया जा सके। अगर पतली चादर हम बना सकते किसी धातु का तो उसे आघातवर्ध्य कहेंगे, और ऐसे धातु जिसे पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता हो उसे तन्यता कहेंगे, यानी डक्टाइल। ठीक है, तो ये हमारा था आघातवर्ध्य और तन्यता। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अगले सवाल में देखते हैं सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है। सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है? दोस्तों, इसके पीछे कारण है सोडियम और पोटेशियम की अगर हम बात करें तो सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है। ये वायु के साथ अभिक्रिया बड़ी आसानी से कर लेते हैं और अभिक्रिया कर आग पकड़ लेते हैं, इसीलिए इसको केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। पहला क्या है? भाप के साथ आयरन, इसके लिए हमें रिएक्शन लिखना है। और क्या है हमारे पास? भाप के साथ आयरन। तो आयरन का क्या होता है फॉर्मूला? Fe, और हम क्या कर रहे हैं? भाप यानी पानी का भाप यानी H2O, इसके साथ रिएक्शन करा दे रहे हैं। जब हम Fe को H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे H2O गैसियस फॉर्म में, तो हमारे पास आएगा Fe3O4 + 4H2। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल है हमारे पास, जल साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया। तो चलिए हम देखते हैं, जल के साथ हम लोग कैल्शियम की अभिक्रिया करा देते हैं। ये कैल्शियम सॉलिड स्टेट में है और ये जो हमारे पास जल है H2O, ये क्या है? तो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है। अब क्या है? जब हम कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास आता है CaOH2 और H2 गैस रिलीज होता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में क्या होता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। अगला सवाल है हमारे पास, अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है। किस चीज़ में? अभिक्रियाशील धातु को, मान लीजिए आयरन हम ले लेते हैं, ये क्या है? बहुत ही रिएक्टिव होता है। अगर खुले वातावरण में छोड़ देते हैं तो नमी पाकर ये क्या करता है? तुरंत रिएक्ट करता है और जंग
लग जाता है। तो चलिए अभिक्रियाशील धातु हमने ले लिया, साथ में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में इसको डाल देना है। तो पूछता है कौन सी गैस निकलती है जब हम Fe यानी लोहा को H2SO4 तनु इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनेगा, FeSO4 प्लस H2 गैस रिलीज करेगी। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं जिंक को आयरन 2 सल्फेट है के विलयन में डालने से क्या होता है। जिंक Zn हमारे पास हो गया, ठीक है, और क्या है, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में, देखो आयरन सल्फेट का फॉर्मूला FeSO4। व्हेन जिंक इज रिएक्टेड विथ FeSO4 हमारे पास आता है ZnSO4 प्लस Fe। तो चलिए ये था आपका रासायनिक अभिक्रिया। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। तो बात करते हैं आयनिक यौगिकों की। तो आयनिक यौगिक परस्पर आयनिक आकर्षण जो है ना बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। आयनिक यौगिक में आयनिक आकर्षण बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इस शक्तिशाली बंध को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। होता क्या है, अगर यौगिक आयनिक है तो उसके जो आयनिक बंधन होंगे वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होंगे, और मजबूत होने के वजह से क्या होगा, उसको तोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए इसका गलनांक क्या होता है, इसीलिए इसका गलनांक उच्च होता है। ठीक है, आइए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल है हमारा खनिज की परिभाषा, अयस्क की परिभाषा और गैंग की परिभाषा। बड़े ही आसान शब्दों में इसे समझने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, खनिज की बात करें तो खनिज वे पदार्थ होते हैं जिनमें धातुएं अपने यौगिक के रूप में पाई जाती है। कैसे, यौगिक के रूप में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अयस्क किसे कहते हैं, तो ऐसे खनिज जिनमें धातुओं का निष्कर्षण अत्यधिक सरल व उपयुक्त होता है वो अयस्क कहलाते हैं। क्या होता है, निष्कर्षण बहुत ही सरल और उपयुक्त होता है। कम खर्चे में अगर हम निष्कर्षण कर पा रहे हैं तो ऐसे खनिज को अयस्क कहेंगे। ठीक है, और बात करते हैं गैंग की। तो गैंग अशुद्धि को कहते हैं। किसको कहते हैं, अशुद्धि को। गैंग किसको कहते हैं, अशुद्धि को। तो खनिज प्रकृति में शुद्ध रूप से नहीं प्राप्त होते हैं, तो शुद्ध रूप से प्राप्त नहीं होते, उसमें क्या होते हैं, अशुद्धि होते हैं। वो क्या कहलाते हैं, गैंग कहलाते हैं। आइए फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। देखेंगे दो ऐसे धातु का नाम बताने के लिए कहा जा रहा है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो मुक्त अवस्था में सोना और प्लैटिनम, प्रकृति में मुक्त अवस्था में सोना और प्लैटिनम पाया जाता है। ये जो हमारे पास सवाल, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है। संक्षारित नहीं होने की बात करें तो सबसे पहले आप ये जानिए, जो संक्षारित होने की बात करें तो लोहा तुरंत संक्षारित हो जाता है। आइए सोना क्या है, प्लैटिनम और चांदी ये आसानी से संक्षारित नहीं होते हैं। सोना, प्लैटिनम और चांदी ये सारे धातु ऐसे हैं जो आसानी से संक्षारित नहीं होते हैं। सोना ऐसे भी, प्लैटिनम ये सब जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारे पास, मिश्र धातु क्या होते हैं। मिश्र धातु ऐसे धातु को के समांगी मिश्रण को कहते हैं जो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बना हो। अगर दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर जो मिश्रण बने, अगर वो समांगी होते हैं तो उसे मिश्र धातु हम लोग कहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। विस्थापन अभिक्रिया, कौन सा, विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो हमारे पास जो उत्तर है AgNO3, विलयन एवं कॉपर धातु, ये दोनों क्या है, विलयन और कॉपर धातु जो है ये दोनों विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। विस्थापन अभिक्रिया होता है इन दोनों के बीच में, AgNO3 और कॉपर के बीच में। आइए अब अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगले सवाल में देखते हैं,
लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? लोहे का फ्राइंग पैन है, किस चीज़ का है? लोहे का। तो हम करेंगे क्या कि लोहे से जो भी चीज़ें बनी होती है उस पर हम लोग जनरली जिंक का परत चढ़ा देते हैं। जिंक के परत चढ़ाने से क्या होता है, वो चीज़ें संक्षारित होने से बच जाती है। चलिए अगले सवाल को हम लोग देखेंगे। और ये अगला सवाल है हमारे पास, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। क्या कर रहा है? कोई धातु है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित कर रहा, तो यह यौगिक जल में विलय भी है। यह यौगिक क्या है? जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है? ऐसे कौन से तत्व हैं जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाले यौगिक का निर्माण करता है और वो यौगिक जल में विलय भी होगा? तो इसका उत्तर है हमारे पास कैल्शियम। आशा करता हूँ आपको यह सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर आप चाहते हैं परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन करना, तो आप बेहद ही पेशेंस से आप चीज़ों को सीखते जाएं और कॉन्फिडेंस के साथ आप इतना ज़रूर कह सकते हैं कि हाँ आप परीक्षा में टॉप कर जाएंगे। आइए देखते हैं। खाद्य पदार्थ वेब डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है। क्या होता है? जिंक के बजाय टीन का लेप होता है। क्यों? इसका एक कारण है कि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए खाद्य पदार्थ के वेब डिब्बों पर आपको जिंक के बजाय टीन का लेप देखने को मिलेगा, है ना। अगला सवाल है हमारे पास कि आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है। क्या दिया गया? एक ठो हथौड़ा दिया, बैटरी दिया, बल्ब दिया, तार दिया और स्विच दिया है। कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें आपको दे दी गई है। तो कहता है इसका उपयोग कर आप धातु एवं अधातु के नमूनों के बीच आप कैसे विभेद करेंगे? धातु और अधातु के बीच आपको विभेद करना है। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास हथौड़ा है तो आप क्या करें? हथौड़े से पीट करके देख लेंगे कि अगर पतली चादर अगर बन रही है तो वो धातु होगा। अगर अधातु होगा तो अधातु क्या होता है? भंगुर होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगा। तो आप हथौड़े से पीट कर आप चेक कर सकते हो। दूसरा चीज़ है, आप विद्युत परिपथ के माध्यम से भी आप चेक कर सकते हो धातु है या अधातु है। कैसे चेक करेंगे? तो सर्वप्रथम हम बल्ब को बैटरी है, तार है तथा स्विच का उपयोग कर एक परिपथ बनाएंगे। इसमें बारी बारी से धातुओं और अधातुओं को दिए गए नमूनों को विद्युत परिपथ के क्लिप में लगाकर स्विच को ऑन करेंगे और हम देखेंगे कि धातु की स्थिति में बल्ब जलने लगेगा और अधातु अगर परिपथ में लगा हुआ रहेगा तो बल्ब नहीं जलेगा। अतः हम कह सकेंगे कि धातु है या अधातु है, पहचान पाएंगे। ठीक है। अगर हम बात करें परीक्षण ज़्यादा उपयुक्त तरीका कौन है? अच्छा चलिए एक देखते हैं। क्योंकि ग्रेफाइट क्या है? एक धातु है परंतु विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट क्या है? अधातु है, गलत लिखा गया। ग्रेफाइट क्या है? अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है। ठीक है, इसीलिए इसके साथ भी बल्ब जलने लगेगा। यानी हम क्या करेंगे? दोनों परीक्षण करके और भी स्पष्ट जानकारी ले पाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में देखते हैं हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं और दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण देने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे धातु के ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया कर लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जो धातु के ऐसे और धातु के ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो उभयधर्मी कहलाएंगे। जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 है हमारे पास, और जिंक ऑक्साइड क्या है? जिंक ऑक्साइड। ये क्या है? सारा धातु का ऑक्साइड है ना, ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। ये सारे अगर क्या करते हैं?
अम्ल और क्षारक से अभिक्रिया करके जल और लवण बनाते हैं। आप देखिएगा, हम समीकरण के लिए एक लंबा सा आपके लिए एक वीडियो जरूर डाल देंगे, आप वहाँ से इन सारी चीज़ों को और भी स्पष्ट रूप से सीख पाइएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं फिलहाल। और अगले सवाल में हम लोग देखते हैं, दो धातुओं के नाम बताने के लिए कहा जा रहा है जो तनु अम्ल से अभिक्रिया, किससे? तनु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। और दो धातुएं ऐसे जो ऐसा नहीं कर पाते हैं, दोनों के क्या कहा जा रहा है आपको नाम बताने के लिए। अगर हम बात करें मैग्नीशियम और कैल्शियम की, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम तनु अम्ल से यानी H2SO4 से अभिक्रिया करके किससे H2SO4 से अभिक्रिया करके जो है ना हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। ये सारे आप रिएक्शन में देखिएगा। हाँ, जबकि अगर हम कॉपर की बात करें, कॉपर की और सिल्वर की, तो ये जो है ये दोनों हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे। तो ये था आपका इस सवाल का उत्तर। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, और है किसी धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघट्य कैसे बताएंगे? क्या कहा जा रहा है? किसी धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप कैसे एनोड, कैथोड और विद्युत अपघट्य किसे बनाएंगे? ठीक है, इस सवाल का उत्तर है हमारे पास, धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण में क्या करेंगे हम लोग, अशुद्ध धातु M को एनोड बना लेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें शुद्ध धातु को, तो शुद्ध धातु की पतली पट्टी को कैथोड बना लेंगे और विद्युत अपघट्य के रूप में M धातु का अम्लीकृत लवण का विलयन इस्तेमाल कर लेंगे। क्या करेंगे? जो धातु रहेगा उसका अम्लीकृत विलयन लवण का विलयन इस्तेमाल कर लेंगे विद्युत अपघट्य के रूप में, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में, और जो शुद्ध धातु उसको कैथोड के रूप में इस्तेमाल कर लेंगे और जो अशुद्ध धातु है उसको एनोड के रूप में इस्तेमाल कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो रही होगी। ये अगला सवाल है अपने पास, लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके बताइए। जंग से बचाना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक यसद लेपन जो विधि होता है, इसमें क्या करते हैं, लोहा एवं इस्पात पर जिंक की पतली परत चढ़ा दी जाती है, जिससे क्या होता है, लोहा में जंग लगने से बचाया जा सकता है। और दूसरा विधि है पेंटिंग विधि। इस विधि में क्या करते हैं हम लोग, लोहे की वस्तु को पेंट कर देते हैं, जिससे वायु और आर्द्रता से इसका सीधा संपर्क टूट जाता है। जब वायु और आर्द्रता से सीधा संपर्क टूट जाएगा तो हमारे लोहा और इस्पात वगैरह में जंग नहीं लगेंगे। अगला सवाल है अपने पास, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसी ऑक्साइड बनाती है? ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। कैसे? अम्लीय ऑक्साइड। ये अम्ल के जो चैप्टर है इसमें आपने पहले ही पढ़ चुका है। अगले सवाल में हमारे को कहा जा रहा है कारण बताने के लिए। क्या कहा जा रहा है? कारण बताने के लिए। क्या कारण बताना है भाई? तो प्लैटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो प्लैटिनम, सोना, चांदी ये सब क्या है, चमकदार धातु हैं। आभूषण अच्छी लगेगी जब चमकदार होगी, तभी संक्षारित भी नहीं होता है, आसानी से संक्षारित ये सारे चीज़ें नहीं होती है। सोना, प्लैटिनम है ना, तो चांदी ये सब आसानी से संक्षारित नहीं होती, इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, आभूषण बनाने में भी करते हैं। अगला सवाल है मेरे पास, सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम का तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। आपने अभी तत्काल कुछ ही देर पहले ही देखा था इन सवालों को कि सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम जो है अगर वायु में खुला छोड़ देते हैं तो ये बहुत ही अधिक क्रियाशील होता है, जिसके कारण आसानी से आग पकड़ लेता है। और आसानी से आग ना पकड़े इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, तेल में डुबो कर रखते हैं। अगला सवाल है अपने पास, एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील होता है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम के बर्तन आसानी से संक्षारित नहीं होते हैं और क्या होते हैं, ऊष्मा के सुचालक भी होते हैं। लोहा के बर्तन आसानी से संक्षारित हो जाते हैं, एल्युमिनियम आसानी से संक्षारित नहीं होते हैं ना, इसीलिए। और साथ में ये ऊष्मा के सुचालक भी हैं,
तो सुचालक होने की वजह से इसका इस्तेमाल हम लोग बर्तन में करते हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल अपने पास, और अगला सवाल कह रहा है निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। क्या किया जाता है? निष्कर्षण एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। क्योंकि धातु को उनके ऑक्साइड से पृथक करना ज़्यादा आसान प्रक्रिया है ना। अगर हम बात करें धातु, तो धातु को उनके ऑक्साइड से पृथक करना ज़्यादा आसान प्रक्रिया है, इसलिए निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड के जो अयस्क होते हैं उसको ऑक्साइड में परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक है, ऑक्साइड में परिवर्तित करने के बाद धातु को निष्कर्षित करना आसान हो जाता है। यही कारण है कि हम लोग पहले किसको, कार्बोनेट एवं सल्फाइड को ऑक्साइड में परिवर्तित कर लेते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ें, और अगला सवाल अपना कहता है कि आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी हैं? कारण है कि नींबू या इमली जैसे पदार्थ में क्या होता है, अम्ल होता है, और अम्ल जब तांबा के अशुद्ध पदार्थ को साफ करने में प्रभावी होता है, इससे तांबा के बर्तनों में चमक भी आ जाती है। साफ होगा तो जाहिर सी बात है चमक भी आ जाएगी, है ना। और ये अपने पास सवाल है रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु में विभेद करना। अगर रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो धातु जो है वो कैसे क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। धातु अपचायक होता है। क्या होता है? अपचायक होता है। धातु अपचायक होता है। धातु जल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर लेते हैं। क्या करते हैं? जल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर लेते हैं। अगर अधातु की बात करें तो अधातु का जो रासायनिक गुणधर्म होता है उसमें आप देख सकते हो कि अधातु अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं। कैसे? अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं, परंतु धातु कैसे, क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। और अधातु की बात करें तो अधातु उपचायक और धातु अपचायक। ठीक है। और तीसरा है धातु जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाते हैं। धातु क्या करते हैं? हाइड्रोजन को जल से विस्थापित नहीं कर लेते हैं, लेकिन धातु कर लेते हैं। यह था मुख्य अंतर रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर। ठीक है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, और सवाल कुछ इस तरह का है कि एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। क्या जाता है? सुनार बनकर जाता है। उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसे चमक पैदा करने का ढोंग रचता है। ठीक है, ढोंग रचता है। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे दे देती है कि भाई लो मेरा साफ कर दो सोने का कंगन, जिसे वह एक विशेष विलयन में डालता है। क्या करता है? एक विशेष विलयन में डालता है। कंगन नए की तरह चमकने लगता है, लेकिन उसका वजन अत्यंत ही घट जाता है। वह महिला बहुत दुखी होती है। बिना तर्क वितर्क के पश्चात व्यक्ति को झुकना पड़ता है। और एक जासूस की तरह आप उस विलियन के प्रकृति के बारे में क्या बता सकते हैं? तो हम यही कह सकते हैं कि उस व्यक्ति ने एक्वारेजिया विलियन का प्रयोग कर महिला के सोने को गला दिया और वजन कम हो गया। एक्वारेजिया के विलियन में अगर सोने को डालते हैं तो सोना गल जाता है और वजन कम हो जाता है। इसमें 3:1 के अनुपात में सांद्रता, इसमें 3:1 के अनुपात में सांद्रता HCl और सांद्रता HNO3 होता है। यानी HCl और HNO3 ये दोनों का विलयन होता है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या है? 3:1 के रेशियो में HCl और HNO3 का विलयन है। ठीक है, बहुत ही सुंदर सवाल था। आशा करता हूँ आप कभी ठगे नहीं जाएंगे भविष्य में। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, और सवाल है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग करते हैं, लोहे का, इस्पात का नहीं करते हैं।
क्यों? इस्पात क्या है तो लोहे का मिश्र धातु है, इसका क्यों नहीं इस्तेमाल करते? कारण है कि कॉपर ऊष्मा का अच्छा सुचालक तो ही है, इस्पात भी है, लेकिन ऊष्मा का अच्छा सुचालक होने के साथ साथ कॉपर गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। अगर हम बात करें आयरन की, तो आयरन क्या करेगा? आयरन गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर लेगा। यही कारण है कि हम लोग गर्म जल के टैंक में तांबे का इस्तेमाल करते हैं, तांबा यानी कॉपर का। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सारा का सारा चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, आपको याद भी होते जा रहा होगा। अगर याद ना भी अगर हो रहा हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, तिबारा देखें और हर हाल में याद करें। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सारे के सारे प्रश्न। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, उनकी परिभाषाएं आदि। धातु क्या है? तो धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन खोकर धनात्मक आयन प्राप्त करते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर इलेक्ट्रॉन को देगा, खोएगा तो अपने पर पॉजिटिव चार्ज ले लेगा। ठीक है। धातु के बाह्यतम कोश में सामान्यतः 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुएं चमकीली होती है, ठोस होती है और ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का भी सुचालक होती है। यह है धातु। आइए अधातु के बारे में समझते हैं। अधातु वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन लेकर, अब लेगी तो ऋणात्मक आयन बनाएगी। अधातु जो है परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा यानी कोश में 5 है ना 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन होता है, केवल हाइड्रोजन तथा हीलियम को छोड़कर, है ना, केवल हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर। और धातु ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। यह सामान्य रूप से ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। कुछ स्थितियों में यह विद्युत के सुचालक भी होते हैं, जैसे कि ग्रेफाइट। आइए आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं खनिज क्या है। तो खनिज पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ हैं, है ना, जिसमें धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीज, बॉक्साइट, ये सब क्या है? खनिज है। अयस्क की बात कर लेते हैं साथ ही साथ हम लोग। तो अयस्क क्या है? अयस्क भी खनिज होता है, लेकिन ऐसे खनिज होते हैं जिससे निष्कर्षण लाभप्रद होता है। कहने का मतलब ऐसे खनिज जिसे अगर हम निष्कर्षण करें तो धातु की मात्रा अधिक हो, तो ऐसे खनिज को हम लोग क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे। सभी अयस्क खनिज होती है, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ओके। वह खनिज जो सस्ते से सस्ते विधि से किसी तत्व को प्राप्त करते हैं वह तत्व अयस्क कहलाता है। आइए बात करते हैं हम लोग गैंग की। किसकी? गैंग की। तो वे सारे अशुद्धि जो होते हैं ना, सारे के सारे अशुद्धि, जो खनिज अयस्क में मिट्टी, रेत आदि, ये सब जो क्या है? अशुद्धि ही तो है। ये अशुद्धि को ही हम लोग गैंग कहते हैं, है ना। आते अब हम लोग धात्विक या धातु क्रम क्या है? क्या है? धात्विक या धातु क्रम क्या है? तो अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण करने और धातुओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया में धात्विक या धातु क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु क्रम। जब अयस्क से धातु निष्कर्षण की जो प्रक्रिया होती है तो धातु निष्कर्षण की प्रक्रिया धात्विक या धातु क्रम कहलाती है। ठीक है। प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं निस्तापन क्या है। तो कार्बोनेट अयस्कों की वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तन करना निस्तापन कहलाता है। क्या कह रहे हैं हम लोग? कार्बोनेट अयस्क। कौन सा अयस्क? कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, वहाँ पे वायु नहीं होना चाहिए, वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करना निस्तापन कहलाता है। ठीक है।
आइए अब हम लोग देखते हैं अयस्क का समृद्धिकरण क्या है। अयस्क का समृद्धिकरण क्या है? तो अयस्क में अवांछित अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया ही समृद्धिकरण कहलाती है या सांद्रण कहलाती है। अयस्क में ना ढेर सारी अशुद्धियाँ होती है, उसे तो बाहर करेंगे ना, बाहर करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? सांद्रण या समृद्धिकरण कहलाएगा। अगला सवाल है अपने पास, भर्जन क्या है? क्या है भर्जन? क्या है भर्जन? सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, किस चीज में? उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करना भर्जन कहलाता है। जब हम सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं तो वो क्या कहलाता है? भर्जन कहलाता है। और अगले सवाल पे हम लोग बढ़े और देखते हैं हम लोग कि धातु परिष्करण क्या है। क्या है धातु परिष्करण? तो अशुद्ध धातुओं को शुद्ध करना ही धातु परिष्करण कहलाता है। अगर बात करें धातु परिष्करण की विधियों की, तो धातु परिष्करण के 4 विधि हैं। कितने विधि हैं? 4 विधि हैं। एक है परिसमापन, आसवन, विद्युत अपघट्ट परिष्करण और जोन परिष्करण विधि। ये 4 विधि हैं जिसके माध्यम से हम लोग धातु परिष्करण करते हैं। कौन सा? परिसमापन, आसवन, विद्युत अपघट्ट परिष्करण, जोन परिष्करण, ये सारी विधि हैं। अगले सवाल पर हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे धातु का संक्षारण क्या है। क्या देखेंगे? धातु का संक्षारण क्या है? तो धातु का संक्षारण धातु के क्षय होने की एक धीमी प्रक्रिया है। धीरे धीरे क्षय होता है ना, जो अपने आसपास उपस्थित वायु यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। ऑक्सीजन के साथ साथ प्रदूषक भी कुछ होते हैं, उसके साथ भी अभिक्रिया कर लेते हैं और अपने ऊपर एक धातु के ऑक्साइड का परत बना लेते हैं। क्या करते हैं? धातु के ऑक्साइड का परत बना लेते हैं, जिसे धातु धीरे धीरे क्षय होने लगता है और धातु का वही तो संक्षारण कहलाता है। जैसे लोहा में जंग लगना है ना, ये क्या है? संक्षारण का एक उदाहरण है। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं रबर का वाल्वनीकरण क्या है। रबर का वाल्वनीकरण, अगर हम प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ गर्म कर दें, किसके साथ? सल्फर के साथ गर्म कर दें तो प्रक्रिया में रबर का वाल्वीकरण कहलाता है। यानी प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ गर्म करना ही रबर का वाल्वनीकरण कहलाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं आघात वर्ध्यता तथा तन्यता से क्या अभिप्राय है। किस चीज से? आघात वर्ध्यता और तन्यता से। आघात वर्ध्यता क्या है? आघात वर्ध्यता धातु का वह गुण है जो उसके हथौड़े से पीटकर पतली चादर के रूप में ढलने को मजबूर कर देता है। धातुओं के इस गुण को ही तो आघात वर्ध्यता कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सोना और चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध होते हैं। तभी तो देखिएगा बहुत ही कम मात्रा की सोना भी जो रहती है उसके आभूषण बड़ी आसानी से बना लिए जाते हैं। तन्यता की बात करें तो धातु का वह गुण है जो खींचकर पतली लंबा डक्टिलिटी है ना, पतली तार बनाया जा सकते हैं तो तन्यता कहते हैं। अगले सवाल की हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारे सवालों के उत्तर आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे और देखते हैं हम लोग मिश्र धातु क्या है। मिश्र धातु क्या है? तो किसी धातु का अन्य धातु या अधातु के साथ समांगी मिश्रण है। कैसा? एक समांगी मिश्रण किसी धातु का किसी अन्य धातु के साथ हो या अन्य अधातु के साथ हो, समांगी मिश्रण, तो वो क्या कहलाएंगे? कहलाएंगे मिश्र धातु। और ऐसे क्या करते हैं हम लोग, ये जो है मिश्र धातु को हम लोग पिघली अवस्था में रखकर प्राप्त करते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं हम लोग अगले सवाल को। और अगला जो सवाल है अपने पास, कहा जा रहा है धातुओं को संक्षारण रोकने की 2 विधियां बताइए। तो आपको बता ही दिए थे कौन कौन सा। एक पेंट करके हम लोग रोक सकते हैं, है ना, जैसे रोधी विधि द्वारा। इसमें क्या होता है? वायु तथा धातु के बीच रोधी परत लगा दिया जाता है, धातु का संक्षारण रुक जाता है, पेंट कर देते हैं, है ना। पेंट जैसे हो गया वार्निश या टीन, है ना, कॉपर, क्रोमियम, निकेल, है ना, ये सब पे क्या करते हैं हम लोग? विद्युत लेपन कर देते हैं। क्या करते हैं?
विद्युत लेपन कर देते हैं, जिससे वायु का संपर्क टूट जाता है। आइए दूसरा विधि हमारे पास उत्सर्ग विधि। कौन सा? उत्सर्ग विधि। और उत्सर्ग विधि में क्या करते हैं, जिंक की परत को उस तत्व के ऊपर चढ़ा देते हैं और इससे धातु का संचालन रुक जाता है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण यानी यशद लेपन भी कहते हैं, यानी ये क्या है, यशद लेपन गैल्वेनीकरण भी कहलाता है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं और बहुत ही आपको यह बहुत ही रोचक सवाल लगेगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। आप इस सवाल को देखिए, समझिए। कह रहा है यशद लेपन या जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन किसे कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन, यशद लेपन और जस्तीकरण सारा का सारा एक ही चीज़ है ना। क्या है वो? तो धातु पर जस्ता लेपन की प्रक्रिया को जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहते हैं, है ना। जस्ता लेपन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? धातु पर गैल्वेनीकरण कहलाती है। और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, इस सवाल को आप ध्यान से समझिएगा भी। कहा जा रहा है अयस्क को समृद्ध करने की विधियों का वर्णन करें। कई सारी विधि हैं अयस्क को समृद्ध करने की विधियों का वर्णन करने के लिए कह रहा। हम लोग देखते हैं द्रव चालित ढुलाई। क्या है? द्रव चालित ढुलाई। इस विधि का उपयोग हम लोग ऑक्साइड अयस्क को समृद्ध करने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? तो गैंग कण सामान्यतः अयस्क कणों के सापेक्ष हल्का होते हैं। क्या होते हैं? हल्का होते हैं। इस प्रक्रम में क्या होता है, संचालित एवं बारीक पिसे हुए जो होते हैं अयस्क, जो बारीक और पिसे हुए अयस्क होते हैं उसको जल धारक द्वारा धुलाई करते हैं। धुलाई के फलस्वरूप क्या होता है, हमें हल्के गैंग कण और जल धारा के साथ बहने के उपरांत भारी अयस्क कण प्राप्त होते हैं। भारी अयस्क ऊपर रह जाएगा और जो हल्का कण है वो नीचे चला जाएगा। हमने क्या देखा था, गैंग कण सामान्यतः अयस्क के सापेक्ष हल्का होते हैं। तो गैंग जो है ना, जब हम पानी में डालेंगे अयस्क को, किस चीज़ को, अयस्क इसमें उपयोग जो है ना ऑक्साइड अयस्क का किया जाता है। ऑक्साइड अयस्क को जब हम लोग पानी में डालेंगे और पानी बहाएंगे तो होगा कि हल्का वाला जो गैंग है वो बाहर निकल जाएगा और जो भारी है वो अयस्क रह जाएगा। दूसरा विधि हमारे पास फेन प्लवन विधि। क्या है? फेन प्लवन विधि। इस विधि में हम लोग विशेष रूप से कॉपर, जिंक और लेड के सल्फाइड अयस्क को, है ना, गैंग से पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हैं, है ना। क्या करते हैं, कॉपर, जिंक और लेड सल्फाइड को मुख्य रूप से इस अयस्क को हम लोग पृथक करने के लिए लाते हैं। इस प्रक्रम में क्या है, बारीक हुए अयस्क, कौन से, बारीक हुए अयस्क को एक बड़े से टेक में जल के साथ मिश्रित करके करदम बना देते हैं। तत्पश्चात क्या करते हैं, उसमें चीड़ का तेल डालते हैं। क्या करते हैं, चीड़ का तेल डाल देते हैं, है ना। चीड़ का तेल डालने के बाद क्या करते हैं, तो हम लोग इस करदम में तीव्र गति से वायु को प्रवाहित करते हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है, हल्का तेल फेन जिसमें प्रमुखता, इसमें क्या होता है, जिसके हल्का तेल फेन जिसमें प्रमुखता जो होता है सल्फाइड अयस्क होता है, ऊपर उठकर टैंक के ऊपरी सतह पर, है ना, किस चीज़ के रूप में, तो मल फेन के रूप में तैरता है, जिसमें अपमलन करके सुखा लिया जाता है। क्या करते हैं हम लोग, पहले टेक में गर्म पानी डाल के उस पर चीड़ का तेल डाल देते हैं ना। चीड़ का तेल डालने के बाद क्या होता है, फलस्वरूप हल्का तेल फेन जो है, हल्का तेल फेन जिसमें प्रमुखता क्या होते हैं, सल्फाइड अयस्क होते हैं, ये ऊपर उठकर जो है सतह पर मलफेन के रूप में तैरने लगते हैं और जिसे अपमलन करके हम लोग क्या करते हैं, सुखा लेते हैं। चूँकि अयस्क गैंग भारी होते हैं इसलिए जल में डूबोकर टैंक के तल में जमा हो जाते हैं ना। अभी हमने देखा था कि गैंग क्या होता है, अयस्कों से मुख्यतः भारी होते हैं, इसलिए वो यहाँ पे जो है क्या होता है, जल में डूबकर टैंक के तल में जमा हो जाते हैं और वो जो फेन बन रहा है वो तो ऊपर आएगा ही, स्वाभाविक सी बात है। ये रहा आपका डायग्राम, है ना, ये देखिए फेन बन रहा है ना। और क्या है, सल्फाइड अयस्क युक्त फेन के जो बुलबुले हैं ये है ना, और चीड़ के तेल से युक्त जल है ना, और इससे क्या है, अपना संपीड़ित वायु निकल रहा है। और तीसरा है अपने पास
तीसरा है अपने पास विद्युत चुंबकीय पृथक्करण। इसमें क्या होता है, इस विधि में चुंबकीय अयस्क को अलग किया जाता है। किसको? विद्युत चुंबकीय पृथक्करण है ना, तो इसलिए इसमें चुंबकीय अयस्क को अलग करेंगे। चुंबकीय पृथक्करण में एक क्या होता है हमारे पास, चमड़े का पट्टा होता है। क्या होता है? चमड़े का पट्टा जो 2 रोलरों पर घूमता है। क्या होता है? जो 2 रोलरों पर घूमता है, जिसमें एक रोलर विद्युत चुंबकीय होता है। क्या होता है? एक रोलर विद्युत चुंबकीय होता है। बारीक पिसे हुए अयस्क को घूमते हुए पट्टे के एक सिरे पर डाल देते हैं। अब जब घूमेगा तो अयस्क का चुंबकीय भाग चुंबक से आकर्षित होकर उसके समीप एक ढेर के रूप में इकट्ठा हो जाता है। सीधी सी बात है, 2 रोलर है और 2 पट्टा लगा हुआ है। आप क्या करो, पट्टा पे अयस्क डाल दो। अगर वो अयस्क क्या है, चुंबकीय अयस्क है, और पट्टे के पास आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, एक रोलर जो है आपका विद्युत चुंबकीय होना चाहिए। विद्युत चुंबकीय जो होगा उसमें जाकर के चुंबकीय अयस्क चिपकते चल जाएगा और हमारा ढेर बन करके तैयार हो जाएगा। यह भी एक पृथक्करण का विधि है। और लास्ट जो हमारे पास है चौथा विधि, वो है रासायनिक पृथक्करण। क्या है? रासायनिक पृथक्करण। रासायनिक पृथक्करण क्या है? तो रासायनिक पृथक्करण प्रक्रम में हम लोग अयस्क और गैंग को रासायनिक गुणधर्मों की भिन्नता पर आधार पर बनाते हैं। क्या करते हैं? रासायनिक गुणधर्मों के भिन्नता के आधार पर बनाते हैं। इस प्रक्रम में शुद्ध धातु प्राप्त कराने के लिए विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। जो आप ढेर सारे समीकरणों को आपने पढ़ा है, जो सीखा है, उसमें आपको यह भी सीखने को मिल चुका है। आशा करता हूँ ये सारे के सारे चीज़ आपको समझ में ये भी आ रहे होंगे और सारे के सारे चीज़ आपको याद भी होते जा रहे होंगे। मैं आपको एक बार रिवीजन करता हूँ। रासायनिक पृथक्करण क्या है? तो रासायनिक पृथक्करण में हम लोग रासायनिक विधि के द्वारा हम लोग रासायनिक पृथक्करण करते हैं। चुंबकीय पृथक्करण क्या है? तो विद्युत, ऐसे में विद्युत चुंबकीय पृथक्करण क्या है? तो विद्युत चुंबकीय पृथक्करण में हम लोग क्या करते हैं, चुंबकीय अयस्क को अलग कर लेते हैं। यह भी एक विधि है, जो आपको आसान लगे उस विधि का आप उपयोग कर सकते हैं। और एक है हमारे पास फेन उत्प्लावन विधि। फेन उत्प्लावन विधि में क्या होता है, फेन उत्प्लावन जो प्लवन विधि है, फेन प्लवन विधि, इसमें क्या होता है, विशेष तौर पर कॉपर, जिंक और लेड के सल्फाइड जो होते हैं ना, उससे गैंग को अलग करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, तो बारीक अयस्क है ना, बारीक जो अयस्क हैं उसको एक बार से टैंक में डाल देते हैं। टैंक में जो है जल के साथ मिश्रित कर देते हैं, करदम बना लेते हैं और क्या करते हैं, उसमें चीर का तेल डाल देते हैं। चीर का तेल डालने के बाद उसको तीव्र गति से क्या करते हैं, जब वायु प्रवाहित करेंगे किसी टैंक में तीव्र गति से, तो क्या होगा, जल ऐसे ऐसे घूमने लगेगा, नचने लगेगा। और जब नचने लगेगा तो क्या होगा, फैन बनेगा और फैन में जो हल्के अयस्क होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। ये फैन प्लवन विधि बहुत आसान है ना, उम्मीद करता हूँ बड़ी आसानी से मैं समझा चुका हूँ। आइए अब देखते हैं द्रव्य चालित ढुलाई। द्रव्य चालित ढुलाई क्या है, आप द्रव में चीज़ों को डाल दो, अयस्कों को, और क्या करो, उसमें जो आप द्रव को बहाने लगो किसी टैंक में, आप अयस्कों को डाल दो। अयस्क में तो गैंग मिले ही होंगे, और जो गैंग क्या होते हैं, हल्के होते हैं। आप पानी को बहाओगे तो गैंग बाहर निकल जाएंगे, बहा करके। ये द्रव्य चालित ढुलाई। बहुत ही आसानी से आप अयस्क को समृद्ध करने की चारों विधियों के बारे में समझ चुके हैं। और इन्हीं सारे सवालों के साथ फिलहाल के सेशन को हम लोग ख़त्म करें उससे पहले एक और सवाल देख लेते हैं। अपचयन क्या है, तो धातु यौगिकों से धातु को प्राप्त करने के प्रक्रम को हम लोग अपचयन कहते हैं। आशा करता हूँ आपके लिए सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा होगा और बहुत ही रोचक भी रहा होगा, है ना दोस्तों। और आपको क्या चाहिए कि आपको इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। और आपका दोस्त श्री रूपेश कुमार आपसे विदा लेता है। अगले वीडियोस के साथ आपके साथ फिर से हाजिर होगा उसी अंदाज में, और उसी अंदाज से आपको सारी चीज़ें याद भी कराते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं श्री रूपेश कुमार, आपका एजू जंक्शन फैमिली आर प्लस रिजल्ट प्लस अकेडमी के इस एपिसोड में, जहां आज हम धातु और अधातु चैप्टर के बारे में के ढेर सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। और उसमें से जो हम पहला सवाल आज देखने जा रहे हैं वो है, 2 धातुओं का नाम लिखिए जो ऊष्मा का सर्वाधिक चालक हो। क्या हो, सर्वाधिक चालक हो, चांदी और कॉपर।
ठीक है, सोना भी। दो सबसे अधिक आघातवर्धीय धातु का नाम कहता है बताने के लिए। आघातवर्धीय धातु का नाम अगर बताने का प्रयास करें हम लोग, सबसे अधिक आघातवर्धीय तो सोना और चांदी। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। और अगला सवाल कहता है, एकदम तेजी से फटाफट पढ़ते जाना, सीखते जाना, याद करते जाना। अगर एक बार में याद ना भी हो तो बार बार वीडियो को देखना, खुद ब खुद याद हो जाएगा। और आपको तो मेहनत में कोई कसर छोड़ना है नहीं। ठीक है, आइए। दो ऐसे धातुओं का नाम लिखे जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे धातु हैं जिसे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से काट सकते हैं चाकू से। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं और उन दो धातुओं का नाम लिखने के लिए कहता है जिनका गलनांक इतना कम होता है कि हाथ पर रखते ही पिघल जाता है। हाथ पर जैसे रखेंगे वैसे ही पिघल जाएगा, इतना गलनांक कम होता है। गैलियम और सीजियम दो ऐसे धातु हैं जिसे हाथ पर रखने पर ही पिघल जाता है। आइए, एक धातु तथा एक अधातु का नाम बताइए जो कक्ष ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कक्ष ताप पर द्रव अवस्था में पारा पाया जाता है। देखते हैं ये पारा क्या है, धातु है हम लोग जिसकी मदद से हम लोग अपने बुखार का मापन कर पाते हैं ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन, बहुत ही छोटा क्वेश्चन, आपको बड़ी आसानी से सारे के सारे याद होंगे, इसलिए करने में पीछे नहीं हटना है। अच्छा, एक और बात करें, अधातु की बात कर लें तो अधातु एक ऐसा है ब्रोमीन जो कमरे के तापमान पर द्रव के अवस्था में पाई जाती है, द्रवित अवस्था में। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगले सवाल में देखते हैं क्या देखेंगे। तो आइए देखते हैं, बहुत ही सुंदर सा सवाल। एक ऐसी अधातु का नाम बताइए जिसकी सतह चमकदार होती है। अधातु है याद रखिएगा, अधातु जनरली सामान्यतया चमकदार नहीं होती, लेकिन ऐसी अधातु है जो चमकदार है। आयोडीन क्या है, आयोडीन है हमारे पास इसका उत्तर। धातु एवं अधातु किस प्रकृति के साथ ऑक्साइड बनाते हैं। तो धातु की बात करें तो धातु जो है क्षारकीय ऑक्साइड बनाता है और अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ये दोनों बेसिक डिफरेंस है दोनों में। कार्बन के उस अपरूप का नाम बताने के लिए कहता है जो सर्वाधिक कठोर हो। तो कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप हीरा है। क्या है, हीरा। उन दो धातुओं का नाम लिखे जो पानी में रखने पर तैरने लगते हैं। पानी में रखने पर तैरने वाले जो दो धातु हैं वो है कैल्शियम और मैग्नीशियम। ऐसे धातु हैं जो पानी में रखने पर तैरने लगते हैं। अगला सवाल है अपना, कौन सी दो धातुएं तनु नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। कौन से गैस, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। आप ये समीकरण में भी पढ़ते हैं, समीकरण हमने ढेर सारा करवाया है, उसके भी वीडियोज आपको मिल जाएंगे, आप जरूर देखिएगा। हाँ, समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिएक्शंस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्प यू अप टू MSc। ओके, शो मैग्नीशियम और मैग्नीज की बात करें तो दो ऐसे धातु हैं जो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। अगला सवाल है अपने पास, इस सवाल को एक बार और दोहराते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए आपको। इसलिए मैग्नीशियम और मैग्नीज दो ऐसे धातु हैं जो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ओके, अगर हम बात करें सोडियम तथा पोटेशियम की, तो दो ऐसे धातु हैं इसको केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। क्यों, आपने तो तुरंत पढ़ा था, क्योंकि सामान्य ताप पर तेजी से अभिक्रिया कर लेता है। तो सामान्य ताप पर तेजी से अभिक्रिया कर लेगा तो इसे खुला हवा में नहीं रखेंगे, इसे जनरली हम लोग क्या करते हैं, सुरक्षा के लिए केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। ठीक है, अगले सवाल में बढ़िए। मैग्नीशियम धातु जब हवा में जलती है तो लव का रंग क्या होता है। मैग्नीशियम जब भी हवा में जलती है तो हल्का हरा और नीला कलर का इसका रंग होता है। हल्का नीला और कैसा, हरा रंग का होता है मैग्नीशियम धातु जब हवा में जलती है तो। ठीक है, अगला सवाल है अपने पास, जल्दी जल्दी बढ़िए। दो धातुओं के नाम बताइए। दो धातुओं के नाम बताइए जो पानी से अभिक्रिया नहीं करती है लेकिन भाप से अभिक्रिया कर लेती है। पानी से अभिक्रिया नहीं करेगी लेकिन भाप से अभिक्रिया कर लेती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। हाँ, अल्युमिनियम और आयरन ऐसे दो धातु हैं जो पानी से अभिक्रिया नहीं करती है, भाप से अभिक्रिया करती है। किससे, भाप से अभिक्रिया करती है।
ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ वी हैव नेक्स्ट इज सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का आबंध होता है? सोडियम क्लोराइड है ना, NaCl, Na+Cl-, इसमें जो है आयनिक आबंध होते हैं। कैसे आबंध? आयनिक आबंध होते हैं। आप इन चीज़ों को याद रखिएगा। अगले सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं और अगला सवाल है अपना, निम्न रासायनिक अभिक्रिया में अपचायक कौन है? अपचायक का नाम बताने के लिए कह रहा है इस अभिक्रिया में अपचायक। देखिए Fe2O3 जो रिएक्ट कर रहा है एल्युमिनियम के साथ, तो एल्युमिनियम क्या कर रहा है? O3 के साथ आ जा रहा है और Fe अकेले रह जा रहा है, तो ये अपचायक है। एल्युमिनियम क्या है यहाँ पे? अपचायक है। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं धातु अपचायक होता है और अधातु उपचायक। अपचायक किसको कहते हैं? जिसका ऑक्सीडेशन होता हो। देखिए ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ना, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको अपचायक कहेंगे और जिसका रिडक्शन होगा उसको उपचायक कहेंगे। चलिए ठीक है, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं उस विधि का नाम बताने के लिए कह रहा है जिसके द्वारा सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं को निष्कर्षित किया जाता है। जो सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक सक्रिय धातु हैं, इसको निष्कर्षण करने का जो विधि हमारे पास विद्युत अपघटनी विधि, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। ओके, नाउ वी हैव धातु के निष्कर्षण में सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाले एक सस्ते अपचायक का नाम बताने के लिए कह रहा है। कौन से सस्ते अपचायक का नाम? किसके निष्कर्षण में? तो धातु के निष्कर्षण में एक सस्ते अपचायक का नाम बताइए, जो है कार्बन। क्या है? कार्बन। ये सारे के सारे एक अंकीय प्रश्न बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मन भी लग रहा होगा, आपको याद भी हो रहा होगा। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु से बनी इलेक्ट्रोड कौन सी है? क्या है? विद्युत अपघटनी परिष्करण में, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु से बना इलेक्ट्रोड कौन सा है तथा शुद्ध धातु से बना इलेक्ट्रोड कौन सा है? तो हम लोग तो सीधे से कहेंगे अशुद्ध धातु से जो बना हुआ इलेक्ट्रोड उसको एनोड कहेंगे, और जो शुद्ध प्योर धातु से बनेगा इलेक्ट्रोड उसे कैथोड कहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। क्या करना है? याद रखना है। शुद्ध धातु से जो इलेक्ट्रोड बनेगा उसको कैथोड कहेंगे और जो अशुद्ध धातु से बनेगा उसको एनोड कहना है। ओके, नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन इज तांबा के विद्युत अपघटनी परिष्करण में होने वाले विद्युत अपघट्य का नाम लिखिए। क्या कर रहा है? विद्युत अपघट्य का नाम लिखने के लिए विद्युत अपघट्य हम लोग क्या कहेंगे? अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन। कौन सा होगा? अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन जो होगा CuSO4। हाँ, यही जो है यहाँ पे क्या कर रहा है? विद्युत अपघटनी का काम कर रहा है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला सवाल है अमलगम किसे कहते हैं? अमलगम क्या है? तो यदि कोई धातु पारद है तो इसके मिश्र धातु को हम लोग क्या कहेंगे? अमलगम। क्या है? यदि कोई एक धातु पारद है तो इसके मिश्र धातु को हम लोग क्या कहेंगे? अमलगम कहेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल है अपना, बहुत ही तेजी से करते जाना है, अभी ढेर सारे सवाल हैं। ठीक है, लोहे के स्टेनलेस स्टील कैसे प्राप्त करते हैं? क्या करते हैं? लोहे के स्टेनलेस स्टील हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे? तो लोहा के साथ निकेल एवं क्रोमियम मिलाने से हम लोग को स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। क्या करेंगे? लोहा के साथ हम लोग क्रोमियम, है ना, लोहे के साथ हम लोग क्या करेंगे? क्रोमियम और निकेल मिलाएंगे, जिसमें ये करने से इसको कठोर बनाने के लगभग 0.05% कार्बन भी मिलाया जाता है। इससे कठोरता उत्पन्न होता है और स्टेनलेस स्टील के लिए हम लोग उसमें निकेल और क्रोमियम मिलाते हैं, कठोरता के लिए कार्बन मिलाते हैं, जो कि 0.05% के मात्रा में मिलाते हैं। अगला सवाल है हमारा, मिश्र धातु किसे कहते हैं? क्या मिश्र धातु किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक धातु, दो या दो से धातु है ना, इसीलिए दो या दो से अधिक धातु, क्या चीज? दो या दो से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। जैसे हमारे पास क्या है? स्टेनलेस स्टील, कांसा, है ना, स्टेनलेस स्टील हो गया, कांसा हो गया, पीतल हो गया, सोल्डर हो गया। देखिए तो स्टेनलेस स्टील में क्या है? हम लोग क्या क्या मिलाए हैं? लोहे के साथ निकेल और क्रोमियम मिला दिए हैं। ये सारा का सारा क्या है? समांगी मिश्रण है। आइए, एक जैसे मिश्रण है, इसीलिए इसको हम लोग समांगी मिश्रण कहेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? धातु, दोनों के दोनों क्या? तीनों के तीनों धातु है, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे समांगी मिश्रण, एक जैसे हैं। आइए, और भी समांगी मिश्रण किसे कहेंगे?
जिसमें अलग अलग जैसे धातु के साथ धातु मिलाती है, जैसे विषमांगी मिश्रण हो गया, हेट्रोजीनस ना मिक्सचर। आइए हम लोग थे तांबा और जस्ते से बने मिश्र धातु को क्या कहेंगे? पीतल। क्या कहते हैं? तांबा और जस्ते को मिलाने से जो मिश्र धातु प्राप्त होता है उसे हम लोग पीतल कहते हैं। ठीक है। तांबा और टीन से मिले मिश्र धातु को क्या कहेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट, दिस ऑल द थिंग्स। मिश्र धातु अलॉय बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए कांसा। तांबा और टीन से मिलने पर जो बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कांसा कहेंगे। क्या कहेंगे? कांसा कहेंगे। अगला सवाल है अपने पास, सीसा और टीन से मिश्र धातु जो बनेगा, किससे? सीसा और टीन से शोल्डर बनेगा। क्या बनेगा? शोल्डर। शोल्डर का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? तो विद्युत तार को परस्पर वेल्डिंग में किया जाता है। हम लोग वेल्डिंग करते हैं, देखिएगा छोटे छोटे आपके बल्ब खराब हो जाते हैं, है ना, छोटे छोटे कीट खराब हो जाते हैं, तो वहाँ पे ढेर सारे सोल्डिंग वायर का इस्तेमाल किया जाता है। वो सोल्डिंग वायर जो है सीसा और टीन के मिश्र धातु से बने हुए होते हैं। चलिए एक बार और रिपीट करते हैं इस सवाल को। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल है क्या? तो तांबा और टीन से बने मिश्र धातु, तांबा और टीन से बने मिश्र धातु हमारे पास कांसा। क्या? कांसा। तांबा में अगर जस्ता मिलाते हैं तो पीतल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फटाफट दिमाग चलाना है, करते जाना है। नाउ वी हैव शुद्ध सोने का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों नहीं किया जाता? अगर शुद्ध सोना होगा 24 कैरेट का तो काफ़ी नरम होगा, और नरम होगा तो आभूषण बनाने में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि वो भंगुर हो जाएगा, टूट जाएगा। चलिए ठीक है। शुद्ध सोने को आभूषण योग्य कैसे बनाते हैं? कैसे बनाते हैं भाई? तो शुद्ध सोना में 2% तांबा मिला दिया जाता है, या फिर कुछ और चीज़ मिला करके आप लोग उसे कठोर बना सकते हो। ठीक है। आइए अगला सवाल है हमारे पास, धातु के विद्युत अपघटनी परिष्करण के दौरान एनोड के नीचे निक्षेपित अविलयशील अशुद्धियों के नाम लिखिए। किसके? एनोड के नीचे रहेगा तो उसको कहेंगे अशुद्धि। अगर एनोड के नीचे रहेगा तो उसे कहेंगे हम लोग एनोड पंख। क्या कहेंगे? पंख माने कीचड़ होता है, एनोड पंख। ठीक है। आशा करता हूँ आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा, याद भी हो रहा होगा, समझ ही रहे होंगे। हाँ, अगर आपको बहुत पसंद आ रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करें मस्टली आप, और क्या करो, कमेंट भी करो, सब्सक्राइब भी करो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार को बढ़ाने में सहयोग करो। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चन 2 अंक के हैं। क्वेश्चन क्या है? प्रश्न क्या है? तो प्रश्न हमारे पास है, एल्युमिनियम के अयस्क को कार्बन द्वारा अपचयित कर, किसके द्वारा? कार्बन द्वारा अपचयित कर एल्युमिनियम क्यों नहीं प्राप्त किया जाता है एल्युमिनियम के अयस्क से? कारण है ना। कारण क्या है कि एल्युमिनियम सक्रियता श्रेणी में उच्च है। क्या? सक्रियता श्रेणी में उच्च है, और सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाले धातुओं के अयस्कों का कार्बन द्वारा अपचयित कर धातु प्राप्त किया जाता है। लेकिन जो उच्च श्रेणी में है उसे हम लोग क्या करते हैं? कार्बन द्वारा अपचयित नहीं करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाले धातुओं के अयस्कों का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? इसका निष्कर्षण किससे कीजिएगा? तो इसका निष्कर्षण हम लोग कार्बन द्वारा अपचयित करके प्राप्त करेंगे। ठीक है। और बात करें सक्रियता श्रेणी में सबसे जो नीचे आते हैं धातु, उसका निष्कर्षण कैसे करेंगे? तो उसका निष्कर्षण गर्म करके करेंगे। कैसे करेंगे? गर्म करके। और सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर रहेंगे धातु, उसको क्या करेंगे? विद्युत अपघटनी विधि द्वारा करेंगे उसका निष्कर्षण। ओके, चलिए नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू take your help. And which type of help? You can like, share, subscribe the channel. Okay, you are with Sri Rupesh Kumar, and we have the next question is, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुओं के अयस्कों का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? आपने बताया गर्म करके। चलिए वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट कीजिए, नया वाला क्वेश्चन बढ़ाइए जल्दी। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील के 2 गुण लिखने के लिए कहते हैं। स्टेनलेस स्टील क्या होगा? कठोर होगा, जंग नहीं लगेगा, है ना, जंग नहीं लगने के लिए। ये तो स्टेनलेस स्टील में हम लोग क्या करते हैं? क्रोमियम और निकेल मिलाते हैं, है ना। ये 3 चीज़ें, लोहा, क्रोमियम और निकेल का जो है मिश्र धातु होता है, और कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें 0.05% कार्बन मिला देते हैं। ठीक है, कार्बन मिलाने से अत्यधिक कठोर हो जाता है, इसलिए इसको बढ़ाने में कार्बन मिलाया जाता है।
आशा करता हूँ आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा दोस्तों। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन? एकदम जोश बना करके रखना है। परीक्षा का समय है, परीक्षा के समय हो या ना हो, आपको जोश हमेशा तैयार रखना। अगर परीक्षा के पूर्व आप अच्छी तरह से अपनी परीक्षा के लिए तैयारी रखते हैं तो परीक्षा में टॉप करने से पीछे आपको कोई नहीं रोक सकता। और आइए देखते हैं हम लोग अपने सवाल को। एक तत्व ए ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर ऑक्साइड बनाता है। क्या करता है? ऑक्सीजन एक तत्व है ये जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाता है, जिसका पानी में विलयन क्या कहता है? जिसका पानी में विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस को नीला करने का गुण किसमें होगा? ये तो क्षारकीय गुण को प्रदर्शित करता है। क्षारकीय गुण किसमें? धातु में पाया जाता है। किसमें? धातु में। चलिए, कहता है तत्व ए धातु है या अधातु? धातु है भाई। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है। कैसी होती है? क्षारकीय होती है। वही ना कि तत्व ए जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर ऑक्साइड बनाता है। ऑक्साइड तो बनाता ही है, जैसा कि आप सबों को पता है। धातु के ऑक्साइड पानी में अभिक्रिया, पानी के विलयन में क्या करता है? पानी, जिसका पानी का विलयन किसका, यानी धातु के पानी का विलयन क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस को नीला करने की बात करें तो कौन करेगा? धातु करेगा, है ना। आइए अगले सवाल पे देखते हैं। क्या अधिकांश धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन उत्पन्न जो है? इस सवाल को हम लोग देखते हैं, कहता क्या है। ये सवाल कह रहा है कि क्या अधिकांश धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन उत्पन्न करती है? कारण दीजिए। नहीं, सारे के सारे धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती है। कारण है ना, चूंकि HNO3 क्या है? नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है। क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक है जो H2 को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में अपचयित नहीं होता है। क्या होता है? स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में अपचयित नहीं होता है। चलिए अगला सवाल है अपने पास। अगला सवाल क्या है? तो अगला सवाल है, ये है अपने पास कि सोडियम क्लोराइड का क्वथनांक उच्च क्यों होता है? भाई सोडियम क्लोराइड क्या है? एक आयनिक यौगिक है। कैसा है यौगिक है? आयनिक यौगिक है। और जो भी आयनिक यौगिक होगा उसका क्वथनांक उच्च ही होगा, ठीक है, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और मजबूत आयनिक आकर्षण सबसे ज्यादा धातु का ही होता है। सोडियम भी एक धातु ही है। सोडियम क्लोराइड का क्वथनांक इसलिए उच्च होता है, ठीक है। आइए, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? अभी हमने कहा ना कि आयनिक आकर्षण, अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए अधिक उच्च ऊर्जा की जरूरत होती है, ठीक है। अगले सवाल पे बढ़िए। आयनिक यौगिक ठोस एवं कठोर क्यों होते हैं? है ना, ठोस एवं कठोर क्यों होते हैं आयनिक यौगिक? तो भाई धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं कठोर होते हैं। ठोस एवं कठोर होने का भी कारण है, गलनांक उच्च होने का भी कारण है ना। ये सारे के सारे कारण उसके अंतर आयनिक आकर्षण बल अधिक होने के कारण होते हैं। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यहीं पे ड्रॉप करते हैं। श्री रुपेश कुमार आपसे विदा लेता है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सारे के सारे चैनल से जुड़ने के लिए कह रहा है एजू जंक्शन फैमिली, R+ रिजल्ट प्लस अकेडमी, गुरु ज्ञान फॉर यू एंड ज्ञान लवर ऑफिशियली। ये सारे आपके फैमिली के परिवार के चैनल हैं। आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जोड़िए, लाइक भी कीजिए। आपका कमेंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है, डैट मोटिवेट अस। एंड अगर आपको सारी वीडियो से बेनिफिट हो रहा है तो गुणगान जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।